2-3 महीने बाद घूमता घूमता मारिश आया। मारिश ऐसे स्थानों पर जाता ही रहता है। अच्छा, मारिश ने मथुरा में जो अड्डा बना रखा है, रत्न प्रभा का घर ही है वो। रत्न प्रभा उसकी फ्रेंड है। एक बार गया था नृत्य देखने के लिए, नृत्य के बाद सब चले गए, बारिश ने दूसरा डायलॉग मार दिया वहां पर। अच्छा, ऐसे लोग डायलॉग नहीं झेल पाते, जैसे नागार्जुन के डायलॉग नहीं झेल पाए मिलिंद, वैसे ही ऐसे डायलॉग मारे। रत्न प्रभा उसकी दीवानी होगी। उसने कहा, हे प्रभु, आप जब भी मथुरा आए मेरे घर पे ही रहें, आपसे ज्ञान मिलता रहेगा, जीवन को सीख। बोला, यही तो मैं चाह रहा था, मेरा खर्चा बच गया होटल वोटल का, अब मैं यही रहूंगा, ज्ञान ले लो मुझसे कितना लेना। तो वो जब भी मथुरा आता है रत्न प्रभा घर पे ही रहता है, और रहने का कोई लिमिट नहीं है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना कोई लिमिट नहीं है, आराम से रहता है, अपने घर समझ के रहता है। आया, शाम को नृत्य कार्यक्रम में गया, दिव्या को देखा, बोला, ये तो वही है, दिव्या है तो। फिर क्योंकि वही रहता है, वो भी रहती है, तो मिलना जुलना होता रहता है। मिलना हुआ और बोला कि मैं तो पहचान नहीं पाया, सुना था कि आपने आत्महत्या कर ली, सुना था कि ये हो गया, सुना था कि वो हो गया। अच्छा, मारिश को उस समय भी हल्का हल्का मन में आता था दिव्या को लेकर कि वो भी प्रयास करे, लेकिन उसे अपनी हैसियत का एहसास ठीक से था। और जब पता हो कि हैसियत है ही नहीं इतनी, तो लोग प्रयास भी नहीं करते हैं। तो उसने प्रयास कभी किया नहीं, कभी कहा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरे प्रपोजल को सीरियसली लिया भी नहीं जाएगा, सीधे फेंक दिया जाएगा फाड़ के। पर इस बदली हुई स्थिति में उसको उम्मीद की किरण दिखाई दी कि इस समय प्रयास कर सकता हूं। तो उसने दिव्या को बहुत समझाने का प्रयास किया, क्यों दुखी हो, जो हो गया जीवन में सो हो गया। वो तो अपना चार्वाक दर्शन कि जीवन गति में है, स्थिति में नहीं है, जो बुरा बीत गया फिर से वैसा ही होगा, इस भय से क्यों जीवन जीना, ये सब चल रहा है। दिव्या बार बार कह रही कि मैं माफी चाहती हूँ, मेरा जीवन में कोई रुचि नहीं है, मैं इसी जीवन में खुश हूं, मैं नर्तकी बनकर, वेश्या बनकर ही जीना चाहती हूँ। कह रहा है, वेश्या बनने में क्या है, आप अपनी खुशी के लिए नहीं, पूरे शहर की खुशी के लिए जीवन जी रहे हैं अपना, आपका क्या है, तो साधन बन गए इसमें। और बार बार कह रही, नहीं मैं जानती हूं कि मैं साधन बन गई, आपसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसी में खुश हूं। बहुत कोशिश की बेचारे ने, कई दिन लगा रहा समझाने में, पर दिव्या नहीं की नहीं मानी। अच्छा, दिव्या ने भी जब एक बार मना किया, उसके बाद विजी की तरह उसको भी लगा कि दूसरी बार बोलेगा तो हाँ कर दूंगी। विजी बुझा रहा है आप लोगों को, विजी कौन सी कहानी में थी, मछलियां कहानी में। मतलब उसके मन में ऐसा आने लगा, अच्छा लगने लगा उसको, लेकिन उसने 3-4 बार कहा, पर उसने हाँ बोला नहीं। उसके मन में था कि अगली बार बोल दूंगी, अगली बार बोल दूंगी, अगली बार बोला ही नहीं वो। और अंत में मारिश ने हार मान ली और कहा कि ठीक है, मैं प्रस्थान करता हूं। अपनी ओर से मैंने भरपूर प्रयास किया, सारे अटेम्प्ट्स अपने एग्जॉस्ट कर लिए हैं, लेकिन अगर नसीब में नहीं है कुछ तो फिर क्या करें। एक भाव ये था उसका कि यार जो हो गया जिंदगी में हो गया, छोड़ो ना, बाकी की जिंदगी जियो। अरे मैं पसंद नहीं हूं, किसी और के साथ जी लो, लेकिन जिंदगी जियो ठीक तरीके से, उसका ये भाव था। पर मनी मनी बड़ा सम्मान करने लगी उसका। वहां एक विचित्र सा दृश्य भी जिसको लेकर लोग बड़ी आपत्ति करते हैं। वो मूर्तिकार है, तो एक मूर्ति बना रहा था, रत्न प्रभाई की मूर्ति बन गई। तो मूर्ति क्या थी, उसमें ऊपर का पत्थर वैसा का वैसा, नीचे का पत्थर वैसा का वैसा, केवल बीच में एक स्त्री की मूर्ति है, जिसमें गले के नीचे से घुटने के थोड़ा ऊपर तक का हिस्सा बॉडी का बना रखा था। तो रत्न प्रभा ने पूछा कि क्या ये मूर्ति पूरी है। बारिश बोला, हाँ मेरे ख्याल से पूरी है। रत्न प्रभा कह रही, किंतु ये तो स्त्री के केवल अंग मात्र है, इसमें चेहरा तो है नहीं। उसने कहा, देखिए जो मेरी समझ है, स्त्री का जो आकर्षण है, जो पुरुष को आकर्षित करती है, वो एक सृष्टि का डिजाइन है। सृष्टि ने पुरुष को ऐसी आंख दी है कि वो स्त्री के शरीर के सौंदर्य से बंधता है, और जिस सौंदर्य से बंधता है वो शरीर का यही हिस्सा है। और यही अंग जो पहले पुरुष को आकर्षित करते हैं, बाद में संतान के पोषण की जिम्मेदारी निभाते हैं, संतान की उत्पत्ति और पोषण की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मेरे हिसाब से स्त्री का धर्म सिर्फ इतना है कि वह सृष्टि करे, और सृष्टि की प्रक्रिया में, उस डिजाइन में जो शरीर के जिन अंगों को केंद्र में रखा गया है, उन्हीं के प्रति पुरुष के मन में आकर्षण पैदा होना, ये उस डिजाइन का ही हिस्सा है। इससे चेहरा कोई भी हो, मेरे हिसाब से, नजरिए के हिसाब से, ये मूर्ति पूरी है। तो ये सब कह के अब चला गया। अंत में दिव्या से बोला, ठीक है मैं जाता हूं। तो उसने कहा, ठीक है जाइए। मन में उसके है इस समय कि ये ठीक व्यक्ति लग रहा था, पर मैं गधी हूं, 1 नंबर की हानि बोला, उसके मन में ये भाव आ रहा है, लेकिन बोली फिर भी नहीं। वो चला गया। जब अंशुमाला अपने नृत्य कार्यक्रम में व्यस्त है,
सब बढ़िया चल रहा है। वो जो रुद्रधीर 6 साल के लिए निकला था, वो घूमते 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 एक बार मथुरा आ गया। वो तो बड़ा आदमी है, जिस शहर में जाता है बड़े लोगों के घर में रहता है, एक बड़े आदमी घर में रुका हुआ है, और बड़े लोग शाम को बड़ा खाली खाली महसूस करते हैं। तो क्या करें शाम को, क्या करें, तो पता करते कहाँ नृत्य कार्यक्रम चल रहा है, भाई वहीं जाते हैं। तो किसी ने बताया कि यहाँ पर सबसे अच्छा जो वेश्यालय है जहाँ नृत्य कार्यक्रम होता है वो रत्न प्रभा जी का है, किंतु नृत्य देखना हो तो अंशुमाला का देखना। उसने कहा ठीक है जाते हैं। अंशुमाला का नृत्य शुरू हुआ, इसका मुंह खुला का खुला रह गया, दिव्या है। वहां से मैसेज आया था दिव्या मर गई है, पृथुसेन से प्यार करती थी, पृथुसेन ने साथ नहीं दिया, उसने आत्महत्या कर ली, ऐसी ऐसी खबरें सुनी थी। और कई साल बाद उसको देख के अवाक रह गया, और ये तो पहले प्रस्ताव भी दे चुका था, ये कहेगा कि मेरी एक शादी हो गई है पर कोई बात नहीं, आप भी आमंत्रित हैं इस भाव से। अब इसको लगा कि चलो फिर से उम्मीद बंधी है। और जब नृत्य कार्यक्रम शुरू खत्म हुआ, सब चले गए, बैठा रहा, और चौकीदार भगाने वाले थे उसको, लेकिन तब तक दिव्या ने रोक लिया। उसने कहा नहीं बात करेंगे इनसे। फिर रुद्रधीर ने पूछा, हालचाल पूछा, आप यहाँ क्या क्या सुना था बताइए। तो उसने बताया कैसे कैसे क्या हुआ, सब बताया। उसने कहा आप यहाँ ठीक नहीं है, आपका तो सही स्थान घर है, किसी ऊंचे कुल में कुल नारी बन के आपको जीवन जीना चाहिए। ऊंचा कुल मेरा है। तो दिव्या ने घुमा फिरा के समझाया कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसी में खुश हूं। नहीं ये अच्छा जीवन नहीं, कह नहीं मैं इसी में खुश हूं। कई बार समझाया ये जीवन अच्छा नहीं, मैं इसी में खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी स्वतंत्रता खत्म करने के मूड में कतई नहीं हूं। अब दिमाग जितना आदमी के पास होता है ना उतना ही सोच पाता है। रुद्रधीर को लगा कि ये पैसे की भूखी है, पैसे के लालच में है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है। तो एक दिन हीरो बन के आ गया। जैसे शादी ब्याह में आप देखें कुछ लोग एक एक का नोट उड़ाते हैं ऐसे करके, फिर सबको ऐसे देखते हैं कि मैंने उड़ाया है। कुछ 5 वाले आते हैं, कोई 10 वाला आ गया, फिर एक आता है 500 वाला, सबसे बड़ा सेठ आता है, 500 यूं उड़ाता है, और सबको ऐसे ऐसे देखते हैं कि अपनी औकात देखो, इस भाव से, है ना। नहीं देखा आपने कभी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा? अरे भारत में जो शादी ब्याह होता है जहाँ नागिन डांस होता है उसके आसपास देखिए। नागिन डांस और पतंग डांस जहाँ हो रहा हो ना उसके पड़ोस में देखिए, वहां एक आदमी ऐसा कर रहा था, ऐसे ऐसे नोट उड़ाता है। वो स्टाइल भी ऐसा ही होता है, ये स्टाइल। और वो छिछोरे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कितने हास्यास्पद लग रहे हैं इस समय, और उनको लगता है कि उनसे महान कोई नहीं है। रुद्रधीर पहुंचा है, डांस खत्म हुआ, किसने स्वर्ण मुद्रा फेंकी, किसने चांदी की मुद्रा फेंकी, किसने कुछ और फेंका। इसने क्या किया, वो वाली जो माला थी ना 1000 स्वर्ण मुद्राओं की कीमत वाली माला, वो निकाली, आज मूड में गया था, यूं फेंकी और सीना तान के खड़ा हो गया ऐसे कि सब लोग देख लें कि लाट साहब कौन है। सबने घूम के देखा उस मूर्ख को, कौन मूर्ख है। तब वो एकदम सीना चौड़ा करके यूं उन्नत ग्रीवा के साथ खड़ा हुआ था कि लोग देख लें कि राजा क्या होता है। दिव्या ने क्या किया, सारा जो आया था वो सारा एक साथ किया, अंशुमाला की तरफ सरका दिया, उसको अपने पास रख लिया। इसको और खुशी हुई कि देखा आज पकड़ में आ गई, आप समझ में आ गया कि इसको यही चाहिए था। जब सब चले गए तो माला दिव्या ने उसको दी कि ये रख लीजिए, इसके मूल में जो भाव है वो भाव मैंने ग्रहण कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है। तो उसे और खराब लगा, बोला क्या ये कम है और लाके दूं? तो दिव्या के मन में था कि तुम्हारी औकात सुपर है भी नहीं वैसे तो, लेकिन ऐसे बोलना ठीक नहीं लगता है। दिव्या ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मूल बात तो भाव की होती है। जैसे आप सुरापान करते हैं तो गिलास तो नहीं पी जाते, गिलास तो केवल माध्यम होता है, पीते केवल सुरा है। तो आपने जो भेंट दी उस भेंट का भाव मैंने ग्रहण कर लिया, ये तो ऊपरी वस्तु है, और ये मैं आपको वापस इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये आपके संकट काल के लिए है। आपके पिताजी ने इसलिए नहीं दिया था कि उड़ा देना इसको कहीं जाके, इसलिए दिया था कि संकट आए तो उससे मदद होगी। और अभी आप क्योंकि देश निकाला भुगत रहे हैं, अभी घर पहुंचे नहीं है, कोई संकट आ सकता है बीच में, उस संकट के समय ये माला आपकी मदद करेगी। वो बार बार नहीं तुम्हारे लिए और ला दूंगा, इसको लो चुपचाप और पहन के जाओ, वापस जाओ यहाँ से। अचानक रुद्रधीर की नजरों में दिव्या एक महान स्त्री हो गई, देवी की तरह दिखने लगी, जैसे मेहता को देखेगी मालती गोदान के अंत में वैसे ही। और तब भारी मन से फिर अंतिम प्रपोजल करके कि एक बार फिर सोच लेती थी। उसने कहा मैंने 4 बार एडवांस में सोच लिया है, तुम जाओ। फिर तुम 4 बार कहोगे सोच लो, मैंने 4 बार एक साथ सोच लिया है, नहीं। फिर ये मुंह लटका के चला गया।
इसकी 6 साल की यात्रा पूरी होने वाली थी। अब सब ठीक चल रहा है, ये अपना नृत्य में व्यस्त है, अंशुमाला के साथ अच्छी इसकी मतलब रत्न प्रभा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। इधर मल्लिका परेशान है, और मल्लिका से पहले जब रुद्रधीर पहुंचा है तो पृथुसेन उस समय वहां के राजा की भूमिका में आ चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है। सीरो उसकी पत्नी है, जब जहां जिसको डांटना चाहिए डांट सकती है, इतनी ताकतवर है। दोनों ओपन मैरिज सिस्टम में काम करते हैं, विवाहित हैं लेकिन दोनों विवाहित के साथ साथ अन्य जगहों पर व्यस्त रहते हैं। पृथुसेन ने 1-2 बार ऐसा कुछ किया तो सीरो ने कहा, अच्छा तुम विवाहित होने के बाद भी किसी से प्रेम कर सकते हो, तो मैं बेरोजगार हूं क्या? पृथुसेन ने कहा, तुम किससे करोगे? तुम जैसे अनेक और तुमसे अच्छे अनेक। और उसने वो करके दिखाया। तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पति भी है, पत्नी भी है, और सारे समाज को पता है, और ठीक है, चल रहा है उस तरह से, अंडरस्टैंडिंग उनकी उस तरह की है। रुद्रधीर के आते सारे ब्राह्मण समाज में इकट्ठे हुए कि भैया अब देखना होगा, विष्णु शर्मा बस अब समय आ गया है, सब ताक में है। तो इन लोगों ने योजना बनाई, मल्लिका से कहा कि आप इसमें साथ देंगे। मल्लिका भी फूकी हुई है इस समय, क्योंकि मल्लिका माधुलिका को डांटती थी कि भाई ठीक से ध्यान दो, क्योंकि दिव्या तो रही नहीं है, माधुलिका नंबर 2 पे थी। माधुलिका का अफेयर हो गया पृथुसेन से, क्योंकि राजा था। तो एक बार माधुलिका ध्यान नहीं दे रही थी, उसका ध्यान पृथुसेन में था। मल्लिका ने डांट दिया, माधुलिका ने शिकायत कर दी पृथुसेन को। पृथुसेन ने मल्लिका को ठीक से आईना दिखाया कि बुढ़िया ठीक से रहा कर, चाकू घोंप दूंगा, ध्यान रखियो, अगर माधुलिका को कुछ कहा ना ध्यान रखियो, ऐसे कुछ धमका दिया होगा। तो मल्लिका को लगा कि पहली बार सागल में किसी राजा ने कला की अधिष्ठात्री से इतनी बदतमीजी से बात की है। उसके मन में यह है कि बदला लेके रहूंगी। तो जैसे ही रुद्रधीर ने कहा मल्लिका ऐसी ऐसी बात है, मल्लिका ने कहा हाँ मैं भी चाहती हूं कि शासन बदले। और फिर कुछ सीक्रेट टॉक्स हुई जो बताई नहीं गई क्या टॉक्स हुई हैं। उसके बाद दृश्य है, एक पार्टी दी गई है, और उस पार्टी में चल रहा है, नृत्य चल रहा है, सुरापान चल रहा है, पृथुसेन आया हुआ है, और गिलास पे गिलास, प्याले पे प्याले पिए जा रहा है। सामने देखा रुद्रधीर को, चौंक गया, अरे वापस आ गया, 6 साल हो गए इसके, बढ़िया है, हम तो राजा हैं यहाँ के। योजना के तहत रुद्रधीर और वसुधीर की बहन अमृता डांस करे पृथुसेन के साथ, और पृथुसेन दोनों भाइयों को दिखा दिखा के उसकी बहन के साथ डांस कर रहा है कि देख मेरी औकात देख और अपनी औकात देख। क्योंकि किसी की बहन के साथ डांस करने से बहन कहीं बीच में नहीं आती है, 2 पुरुषों के बीच में शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन ज्यादा होता है। और पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। एक और वहां स्त्री है जोला नाम की, जो शराब लाती है, पृथुसेन पीता है, पी पी के बेहोश है, और जोला के साथ बाहर निकल गया है उद्यान की तरफ। वहां जाके ना लगभग बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इतने में आवाज आई, यही होगा यही होगा, ढूंढो, ध्यान से ढूंढो। अच्छा, आदमी कितना भी पी ले, जैसी ऐसी आवाज आती है ना, सारा नशा उतर जाता है 1 सेकंड में। उसके बाद 1 सेकंड में सारा नशा काफूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि साजिश थी, उसके सारे साथियों घेर लिया गया है, सबकी हत्या होने वाली है। इतना चौकन्ना हुआ, रेंगते रेंगते अंधेरे अंधेरे में होते दीवार से कूदा और किसी तरह से भागा। पूरे शहर में लोग घोड़ों पे घूम रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, उसको मारने के लिए, और तब भी वो नहीं मिला। क्योंकि जब वो भाग रहा था उसको रास्ते में मिल गए स्थविर चीवुक। चीवुक बोले, क्या हुआ पृथुसेन, कहां भाग रहे हो, किससे डर लग रहा है? बताया ऐसे जान के पीछे पड़ा। अरे जान क्या है, सब दुख है, जीवन में कुछ नहीं है। बोला ज्ञान बाद में दे देना, अभी मुझे बताओ अभी क्या करे। पर चिंता मत करो, उसे अपने साथ में लेके बौद्ध संघ में कि यहां चलो, यहां आ जाओ। पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा उन सैनिकों ने, बौद्ध संघ नहीं देखा, क्योंकि डाउट ही नहीं हुआ कि बौद्ध संघ में भी हो सकता है। अच्छा, बौद्ध संघ में जितने श्रमण हैं उन सबकी रूह कहां पड़ी है कि चीवुक जी मरवाओगे हम सबको। वो आ जाएगा यहाँ पर रुद्रधीर, और पुष्यमित्र शुंग का अवतार है, और जिस दिन उसको पता लग गया पृथुसेन यहाँ है ना, हम सबको काट देगा। चीवुक कह रहे हैं, यार अगर तुम सच में बौद्ध हो तो डर होना ही नहीं चाहिए, डर है तो बौद्ध हो ही नहीं। जीवन की लालसा भी तो एक लालसा ही है।
ये भी तो वासना है कि जिंदगी लंबी होनी चाहिए। अरे अपने कर्तव्य पर चलते रहो, कुछ नहीं है, निश्चिंत रहो। लोग ज्ञान तो ले रहे हैं पर डर भी रहे हैं साथ साथ कि देख लो फिर से सोच लो एक बार। क्या नहीं, सोच लिया है, हम डरेंगे नहीं, निडर होकर काम करेंगे और पृथुसेन यहीं रहेगा। पृथुसेन वहां रहा जान बचाने के लिए। कुछ दिन देखा उन सबको, देखते देखते उसको सच में लगने लगा कि इन लोगों का स्टाइल और इन लोगों का विचार ज्यादा बेहतर है। और एक दिन बोला, मैंने विचार कर लिया है, मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहता हूं। शिवक बोले, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच लो, कल को आरोप ना लग जाए कि जबरन धर्मांतरण करवा दिया है। आराम से सोचिए, समय लीजिए, टेक योर टाइम। उसने कहा नहीं, आई हैव टेकन माई टाइम, टाइम पूरा ले लिया है, अब मुझे बौद्ध होना है। बोले फिर ठीक है, लाओ भी कपड़ा लाओ इनके लिए, भगवा कपड़े ले आओ। पहना दिए, वो वाला जो होता है लिफाफा, वो पहना दिया। और उसके बाद वो हो गए भंते पृथुसेन। ठीक है। और फिर उससे पूछा, क्या मन में जरा भी भय है? बोला बिल्कुल नहीं। गर्दन कट जाए तो? कोई भय नहीं। चलोगे मेरे साथ? चलूंगा। कहाँ चलोगे? जहां आप कहेंगे। किसी से मिलने में भय? कोई भय नहीं। तो चलो। दरवाजा खोला। भंते होने का मतलब बाल बाल हटी जाते हैं। अब पृथुसेन जी बाल रहित, चोगा सहित निकले हैं चिबुक के साथ। रुद्रधीर हो गए हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि जैसे पृथुसेन भागा तो जो क्या कहना चाहिए उसको, गृह युद्ध तो नहीं लेकिन हाँ, क्या कूप बोलते हैं उसको ना, उस घटना के बाद से पृथुसेन के सब समर्थकों को चुन चुन के मारा गया और घोषणा हो गई कि अब रुद्रधीर ही यहाँ के गण परिषद के प्रमुख हैं। और रुद्रधीर का साथ देने वाले वही 3 लोग, कार्तवीर वगैरह जो थे, वो सब लोग हैं। और रुद्रधीर का छोटा भाई वसुधीर है, वो पीएम का छोटा भाई है, तो वो भी छोटा पीएम होता ही है। अब अचानक खबर आई कि स्थविर चिबुक और एक अन्य भिक्षु भिक्षा हेतु आए हैं। रुद्रधीर को लगा, मेरे पास तो नहीं आते ये लोग कभी, इनको पता है कि मैं तलवार लेके बैठा रहता हूं उनके लिए, मेरे पास क्यों आया है? फिर हुआ कि चलो अब मैं राजा हूं, कोई अगर भिक्षा हेतु आए तो मना नहीं करना चाहिए, धर्म यानी दायित्व है कि उसको मिलना चाहिए। तो बुलाया गया। चिबुक का साथ में एक भंते और आया है, वो पहचान नहीं पा रहा। रुद्रधीर ने देखा, नहीं पहचान पाया, उसने कहा कोई होगा ऐसे। बात करते करते रुद्रधीर को पृथुसेन ने कहा, मैं भंते पृथुसेन। और उसकी आंखें बड़ी हो गई रुद्रधीर की, अरे यहां मिला? कहां कहां नहीं ढूंढा भाई तुझे हमने, कितना ढूंढा, कहां कहां ढूंढा, तो यहां था। एक बार मन हुआ कि तलवार निकाल लूं। छोटे भाई रुको, भैया रुको 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 भैया रुको। तो पृथुसेन ने कहा कि मैं भंते पृथुसेन आर्य को भय से मुक्त करने आया हूं। यानी कि ये चिंता मत करो कि मैं लौट के आऊंगा तुमको मारूंगा, अब मैं इस चीज से ऊपर उठ गया हूं, अब मुझे रुचि नहीं है राजकाज में। ये अजीब सी फीलिंग में रुद्रधीर की, ये क्या हो गया? इसके मन में है कि निपटा ही दूं। वसुधीर ने कहा, नहीं भैया, धर्म की मर्यादा है कि जो आगत है उसको आहत नहीं करना चाहिए। उसने देखा कि छोटू बड़ा ज्ञानी हो गया तो यार लेकिन अगर छोटा भाई भी ज्ञान दे रहा तो ठीक है, अच्छा ज्ञान दे रहा तो कौन मना करेगा? उसने कहा ठीक है भाई, छोटू ने कहा तो सही बात। अब सेटलमेंट हो गया है, राजा रुद्रधीर है, वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई, पृथुसेन जी भंते हो गए हैं, मारिश गली गली में घूम रहे हैं, दिव्यांशु माला बन के मथुरा में है। इतने में मल्लिका फिर से पावरफुल हो गई है, क्योंकि अब राजा उसके अपने घर का राजा है।